प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा, 4 इल्जामात साबित, कार्रवाई 15 माह जारी रही। सुहेल अफरीदी ने फैसले को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी धांधली का मामला संगीन हो गया। तैमूर झगड़ा और पेशावर के उम्मीदवारों ने वजीर आला को खतूत लिख दिए। हरिपुर, पेशावर और शांगला की निशस्तों पर नताइज बदलने के इल्जामात, फॉर्म 45 तक रसाई न देने का शिकवा और सूबाई असम्बली की खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का सख्त बयान सामने आ गया। अडियाला के बाहर एहतजाज जारी रहा तो इमरान खान की जेल मुंतकिली मुमकिन है। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी में मोबाइल फोन टैक्सेस पर शदीद रद्द अमल से 55% जायद टैक्सेस गैर माकूल करार दे दिए गए। अरकान ने कहा, चंद अरब के लिए मईशत को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। फ़ज़ाई आलूदगी की ताज़ा रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। हर शहरी की औसत उम्र में 3 से 9 साल कमी। लाहौर और मुल्तान 1900 से जायद एयर क्वालिटी इंडेक्स तक जा पहुंचे। माहिरीन ने इसे गवर्नेंस की नाकामी और सेहत इमरजेंसी करार दे दिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो एक बड़ा डिसीजन सामने आया है और इसको तारीखी डिसीजन भी कहा जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये स्टोरी ब्रेक करने वाले जिक्र किया हो शायद उस टाइम पे, लेकिन आज से 8 साल पहले आपने ये स्टोरी ब्रेक की थी एंड देन यू गेव द डिटेल्स विद ऑल द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। लेट्स से कि मैं उन चंद बहुत ही चंद आवाज़ें थीं जिन्होंने जब ये वाक़या हुआ था, टॉप सिटी के मालिक कमर मोइज़ ख़ान, उसके घर पे जब ये हमला किया गया था और लोग रात के वक्त आए और उनके जो है घड़ियाँ, सोना, कैश सब कुछ लेके चले गए, तो मैं उसका आप कह लेंगे एनी शायद हूँ कि मेरे मोहल्ले में ये हुआ था। सो इसलिए मैं भी उन चंद लोगों में से था जिन्होंने उस वक्त शोर मचाया था जब तूती बोलता था जनरल फैज़ का। और ये 2017 का है, लोग भूल रहे हैं आज इसका कॉन्टेक्स्ट कि ये जो वाक़या जिसके ऊपर 14 साल उनको सज़ा हुई है, वैसे तो उनके ऊपर 4 जिक्र किया गया कि अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया। IASPR की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें सियासी सरगर्मियों पर मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी, उसके बाद इख्तियारत वसाइल का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम है और अफराद को गैर कानूनी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी साबित हुआ है। तो ये जो आखिरी है कि नुकसान पहुंचाया गया है, लार्जली लगता ये है कि 14 साल की सज़ा इसके ऊपर है। बाकी उन्होंने ये अपना एक आखिरी लाइन जो उसकी बड़ी ख़तरनाक है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, मज़मूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर पहलू अलग से जायज़ा लिया जाएगा, ज़ेर जायज़ा हैं। यानी कि 9 मई के केसेस जो हैं और इमरान खान और PTI पे भी अगर उसे लिंक किया जाएगा तो भी वो अलहदा मामला है। फ़िलहाल ये जिसके अंदर इनको सज़ा दी गई हुई है, ये 2017 के अंदर ये वाक़या पेश आया और उस वक्त जो थे चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। ये उनके दौर का वाक़या है कि जब ये हुआ तो कहानी ये थी कि टॉप सिटी के मालिक कमर मोइज़ ख़ान जो है उनको उनकी जायदाद हथियाने की कोशिश की गई थी, उनको उठा लिया गया था, बड़ा जुल्म किया गया था कि उनके घर में रात के 2 बजे जो है रेंजर्स के एहलकार इस्तेमाल हुए। रेंजर्स जब आती है कैपिटल में या किस जगह तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करके या पुलिस के साथ आती है। यहाँ पे पुलिस को बिल्कुल भी पता भी नहीं था और रेंजर्स की इंचार्ज जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनको भी नहीं पता था। रात के 2 बजे ये जलगार की गई, उनके घर पे भी, उनके दफातर पे भी। उनका करोड़ों रुपए का कैश ले गए, सोना था काफ़ी किलों के हिसाब से, फिर जो उनकी घड़ियां थीं वो उठा के ले ली गई और केस बना दिया गया कि जनाब ये कोई साजिश की जा रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और असलहा पकड़ा गया और MQM का पता नहीं क्या कुछ बना रहे थे उससे जोड़ा गया और बस ये इतनी सी कहानी। और उनको उनके बच्चों के सामने जो है उनकी गर्दन के ऊपर पाँव रखा गया। फिर कमर मोइज़ ख़ान के ससुर
जो बाद में टॉर्चर उन पे किया गया था और वो बेचारे गुजर गए। फिर इनके ब्रदर इन लॉ थे, उनको भी उठा लिया गया। फिर इनके साथी थे यासीन साहब, अशर साहब, वो उनको भी साथ में जो एसोसिएट्स थे उनको भी उठा के ले जाके ठीक ठाक उनके ऊपर फिजिकल टॉर्चर किया गया 2017 में। उसके बाद फिर हमने भी उन चंद 2-3 जगह पे, उस वक्त कोई किसी की जरूरत नहीं थी कि जनरल फैज़ के खिलाफ कोई जुर्रत करता कि टीवी पे आता। हमने ये जुर्रत की थी। उस वक्त मैं रऊफ क्लासर के साथ ये प्रोग्राम करता था और सरवत होस्ट करती थी। तो हमने किया, एजाज सैयद ने जियो के अंदर किया। मुझे याद पड़ता है, मैं अगले दिन जब ये वाक़या रात को हुआ तो मैंने चौधरी निसार उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके दफ्तर पे उनसे पता किया कि आपको ये इतला है कि रेंजर्स आपके अंडर आती है, और ये आई है। और मैंने पता किया है, पुलिस थाने को भी इतला नहीं है, कोई FIR नहीं है, और ये वाक़या हुआ है। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। याद रहे कि ये जो टॉप सिटी का इलाका जो आता है ये चक्री में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुल्का है। तो उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल इसका ना पता है ना मैं जानता हूँ, मैं पता करके बताऊँगा। उनके पता करने पे और उनके जवाब मांगने पे फिर उसके 2-3 दिन बाद इसकी FIR जमा कराई गई, और इसीलिए वो केस इतना एक फ्रिवलस था कि जिसकी वाक़या पहले हो जाता है और FIR बाद में जमा करवाई गई। इसी बुनियाद पे उनका केस जो है उनको छुट गए थे। बाद में टोटली तमाम केसेस से वो बरीउज़्ज़मा हुए। उसके बाद ये 2017 के बाद 6 साल बाद 2023 के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन दायर की कि जनाब आपको आजकल इंसाफ बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ये हमारी भी ये एक अर्ज़ी है, ये भी सुन लें। तो उस अर्ज़ी के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये कहा कि आप इसके ऊपर, ये आपसे रिलेटेड मामला है। उन्होंने इंक्वायरी की, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ। उसके बाद फिर सारा मामला चलता चलता 8 साल बाद जाके जनरल फैज़ को इसके अंदर 14 साल की सज़ा हुई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि ISI के चीफ, और वो भी वो ऐसे चीफ जो कि दहशत की अलामत रहे हों, बहुत ज़्यादा जो है माशाल्लाह। वैसे तो बड़ी दरख्शां तारीख़ है पाकिस्तान में ISI चीफ्स की, कम ही है जो कि कंट्रोवर्सी से बचा हो, मगर ये ही टेक्स द केक। और अब उनका सज़ा होना ये अब इसके दूर रस नताइज है कि इसके बाद जो है इदारे ने कम अज़ कम ये साबित किया है कि वो अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले सकते हैं। अब जो है ये भी आवाज़ें आ रही हैं, और मज़े की बात है नून लीग की तरफ से आ रही हैं कि जनरल बाजवा को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, क्योंकि इनके बॉस बहरहाल जनरल बाजवा थे, और जो भी इनके इल्ज़ामात हैं उसके अंदर जनरल बाजवा को बरीजुमा नहीं किया जा सकता। ये बाकी जो 4 हैं जिनके ऊपर अभी अलहदा तफ्तीश होगी, तो ये देखना होगा कि ये जनरल बाजवा तक ये एक्सटेंड करती है नहीं करती। याद रहे कि जनरल मुशर्रफ को 2 दफ़ा जो है इमरजेंसी लगाने के ऊपर जो है उनको भी सज़ा हुई थी, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। अब ये पहली जो है मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट बना मिसाल बन रही है कि जिसके अंदर एक इतने ताकतवर ISI चीफ को जो है, साबिक चीफ को जो है सज़ा दी गई भी है, और इसका ज़ाहिर है एक तलातम है। और ये भी है कि एक सिविलियन के ऊपर टॉर्चर करने के ऊपर जो है 8 साल बाद ये सज़ा मिली है। मैं ये भी बताता चलूँ कि दरमियान में जब मैंने ये खबरें दी थी तो मुझे भी किसी हवाले से अप्रोच किया गया था कि जी आप ये बाज आ जाएं, ये इसका होना कुछ नहीं है। और ये तो मुझे याद पड़ता है कि जिन साहब के ज़रिए पैगाम आया था, मैंने उनसे ये कहा था कि हमने तो अपनी नौकरी करनी है, मगर कभी हिसाब का दिन आ भी जाता है। तो इनका हिसाब का दिन आ गया, और ये मेरा ख्याल है सबक होना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि अपने वसाइल का और अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करते हैं और जुल्म की है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर। कवर मुईज़ पे मैं इस चीज़ को मैंने मतलब जानता हूँ कि फ़िज़िकल टॉर्चर बड़ा खौफनाक, महीनों हफ्तों तक करंट उनको लगाया जाता रहा। अभी उसके बाद वो बड़ा अर्सा उनको जो है उसकी जो है फ़िज़िकल, फिर उसके बाद आप समझे नफसियाती तौर पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हुई, और ये जुल्म बहुत ज़्यादा था।
तो ये एक मैं ये समझता हूँ कि एक किस्म का इंसाफ हुआ है। देखते हैं आगे जाके ये किस तरफ किस हद तक मामला इम्प्लीमेंट जाता है। होता है, क्योंकि ऑल आइज वर ऑन दिस केस। ये बड़ा एक अहम नौयत का फैसला है। रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी तैमूर खान, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। क्या कहेंगे ये जो जनरल फैज़ वाला जो 14 साल की उनको सज़ा हुई है, सुहेल अफरीदी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, वो जाने और जनरल फैज़ जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं जी ज़ाती तौर पे भी मिलिट्री के मामलों से दूर रहता हूँ और जो मिलिट्री का सियासत में रोल है, हालांकि बहुत से सियासतदान काफ़ी पसंद करते हैं, मैंने तो पहले दिन से ये कोशिश की है कि इससे जितना दूर रहा जाए तो वो बेहतर है। तो मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ। मोहतात रह रही आप कह रहे हैं बेहतर है, मगर जनरल बाजवा की तरफ से ख्वाजा आसिफ की, गवर्नमेंट के वज़रा की, हल्की मुल्की पीपल्स पार्टी और आपकी पार्टी का भी आ रहा है कि जनाब अगर ये इंसाफ करना है तो फिर ये पूरा इंसाफ होना चाहिए, उनको बरी-ओ-ज़मा नहीं किया जा सकता। वो तमाम मामलात जिनके इल्ज़ामात इनके ऊपर जनरल फैज़ पे हैं, क्या कहेंगे इस पे? कुछ सेफ सा कमेंट, सेफ सा अपना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंसाफ होना चाहिए तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जो पहले हुआ, जो बाद में हुआ, जिसने भी किया, बिल्कुल होना चाहिए। बल एक ज़रूर मैं कमेंट करना चाहूँगा कि ये एक किस्म का तासुर ये भी दिया जा रहा है कई हलकों की तरफ से कि या शायद ये पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा ये जो है ना अस्करी ज़राए की मुदाखलत है सिविलियन मैटर्स में। ये 78 साल की कहानी है और ये हर दौर में ये क्या हमें पाकिस्तान से लेके अभी तक जारी है। सो ये, मगर हाँ ये ज़रूर है कि पहली दफ़ा इतने दबंग जर्नैल की, इतने ताकतवर ISI चीफ की जो है, साबिक ISI चीफ की 14 साल की सज़ा हुई है। तो ये मिसाल जो है आइंदा दोहराई जाती रहेगी, ये देखना होगा। बाकी PTI आप पे ये बला टल गई है, जो ये बताया जा रहा है कि जनाब गवर्नर रूल लगेगा, PTI बैन हो जाएगी, ये टल गई है या अभी ये सिलसिला जारी है? आमिर, जहां तक गवर्नर रूल लगाने की बात है, 100 बिस्मिल्लाह। अगर इनका गवर्नर रूल लगाने का इरादा होता ये लगाते। इनको पता है कि जो मुश्किल हालात इन्होंने मुल्क में डाले हैं और जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है और जो इनकी जो है वो 2% की मकबूलियत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में, इन्हें पता है कि गवर्नर रूल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो मेरे ख्याल में ये सिंपली जो है वो थ्रेट्स हैं और कुछ भी नहीं। और जो दूसरा आपका सवाल था, जरा रिपीट करेंगे। एक PTI के ऊपर बैन करना, आमिर, पंजाब असेंबली का रेजोल्यूशन है। मैं एक मिनट मैं जरूर दोहरा दूं कि असम्बलियाँ जो हैं ये बड़ा ही रेयरली होता है कि पार्टियों के बैन का, पाकिस्तान में पहले भी जो है पार्टियां बैन होती रहीं। ये 60s में अयूब खान के दौर में भी हुआ, ये 70s में नैब की जो है नेशनल अवामी पार्टी उस ज़माने में, उसको भी बैन किया गया। ये 80s में जो है और जो गैर पार्टी इलेक्शन करवाए गए तो तमाम ही पार्टीज़ को बैन कर दिया गया था, उससे भी ये सियासी प्रोसेस नहीं रुका। मगर मुझे ये याद है कि ज़ियाउल हक पंजाब असम्बली की 100 साला सेंटेनरी थी, उसके लिए जो है वो बुलाए मदऊ किए गए थे पंजाब असम्बली में, और गालबन फजल हुसैन राही उनका नाम था, MPA थे पीपल्स पार्टी के, और राना सनाउल्लाह उस वक्त लीड कर रहे थे पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली के अंदर। उन्होंने खड़े होके ये जो है ललकारा ही मारा था। उन्होंने कहा जी ये पंजाब असम्बली है, असम्बली की 100 साला तकरीब के अंदर एक डिक्टेटर कैसे आ सकता है? इनका आना ही असम्बली को जो है उसकी सैक्रिलीज है और उसके दामन पे एक दाग है।
और उनको फजल हुसैन राई को उसी वक्त वहाँ से उठा के ले लिया गया था और सिविल लाइंस थाने ले गए थे और कई दिनों तक उनका पता नहीं चलता था। हम सारे सहाफ़ी उनको पीछे पीछे पास ही पंजाब असम्बली लाहौर के सिविल लाइंस थाना है, वहाँ हम भी बैठे रहे, घंटों बैठे रहे, फिर प्रेशर के अंदर उनको छोड़ा गया था। तो मुझे वो वाक़या याद आता है और ये मैं सुनाना चाह रहा था कि अब जब पंजाब असम्बली से ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि जी पीटीआई को बैन कर दिया जाए, तो मुझे इस पंजाब असम्बली की पुरानी तारीख भी याद आई। क्या कहेंगे अब? आमिर, यहाँ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो स्पेसिफिक आपका सवाल था पीटीआई को बैन करने का, मैं उस पर काफी सोचा है और मुझे काफी हंसी आती है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिस पार्टी को काजी फाइज ईसा ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया और फिर उनको रिजर्व सीट्स नहीं दी और फिर उनके सारे मेंबर्स को इंडिपेंडेंट करार दिया और उन्हें सिंबल नहीं दिया और फिर उस दिन गौहर को खत लिखा है कि वो उसको चेयरमैन नहीं रिकग्नाइज करते, तो वो पार्टी तो पार्लियामेंट में पार्टी है ही नहीं ना, तो उसको आप क्या बैन करेंगे। आगे रही इमरान खान की बात, इमरान खान का टीवी पे बैन तो कब से चल रहा है? कोई इमरान खान पे जो है वो स्पॉटलाइट कम हुई है? इमरान खान के बयानात पे बैन कब से चल रहा है? इनफैक्ट वो आपको उस तरीके से बैन करना पड़ रहा है कि दुनिया हंस रही है कि आप बेसिक जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं एज अ प्रिजनर, और ये याद रखें कि यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशंस की रिपोर्ट है कि उनका जो ट्रायल है इट्स अ जोक, कि उनका जो अरेस्ट है वो गलत है, कि उसके बावजूद जो है कि एक प्रिजनर गलत जो है वो जेल में हो, उनसे आप मुलाकातें ना करा सकें क्योंकि आप अग्री करें या ना करें उनके बयानात से जो है वो आपको डर है। ठीक है जी, तो दैट मीन्स कि और आप इससे ज्यादा क्या इमरान खान को बैन करेंगे। इट एक्चुअली इसका सबका मतलब ये कि एक्चुअली आपकी अपनी मकबूलियत जो है और एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो अवाम के जहन में बैन है। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं। ये तो जो कर रहा है उसका हल उसने खुद निकालना है ना, कि लोगों के जहन में अपनी मकबूलियत और कबूलियत कैसे अनबैन करें। ये जो कहा जा रहा है कि उनको जो है अडयाला में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दंड डाला हुआ है, तो वो किसी और जेल में उनको मुंतकिल करेंगे, तो कहाँ ये जेल है? ये मच्छ में जाएंगे, मुल्तान में जाएंगे, किस जेल में भेजेंगे? आमिर, मैं तो नहीं भेज रहा, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आपकी मैंने कहा कोई आपकी मोहतात इतला कोई नहीं देखें अगर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद में तो कोई जेल नहीं है, केपी में आपके सूबे में वो भेज नहीं सकते, सिंध में भी यही मसला रहेगा, तो जो है पंजाब के अंदर बाकी जो मियाँ वाली में उनका अपना इलाका है उधर नहीं भेजेंगे, मुल्तान एक जेल मेरे ज़हन में आती है, या फिर बलूचिस्तान की जेलें हैं, मच्छ जेल अपने दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगरतला साजिश और बड़ी बड़ी जो साजिशें होती थी उसके वली खान को, इन तमाम लोगों को जो है वो मच्छ जेल में भेजा जाता था। वहाँ के खटमल बहुत मशहूर थे कि वो कहते हैं कि एक एक जो है ना इंच का वहाँ का खटमल था और वो खून चूसने में स्पेशलिस्ट था। तो मेरे ज़हन में वो आ रही थी पुरानी कहानियाँ। आमिर, अगर आपने 4 साल में इमरान खान को और उनके स्पिरिट को नहीं तोड़ा, आप उनके स्पिरिट को नहीं तोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, थोड़ा सा सीरियसली सोच लें। मुझे समझ नहीं आती हम इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता क्यों लेते हैं। अगर इमरान खान की जुबान में तलखी है वो इसलिए है कि आपने उनसे इलेक्शन छीना, आपने उनको गलत कन्विक्ट किया, आपने उनके और उनकी बीवी पे जिस किस्म का केस किया और फिर आपने उनको जो है वो आइसोलेट किया। ठीक है जी, मैं आपको गारंटी करता हूं, और ये मैं बिल्कुल एक पीटीआई के लीडर होने के अलावा बात करूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर इमरान खान को आज़ादी होती अपने पॉलिटिकल कॉलीग से मिलने पे, अगर इमरान खान को आज़ादी होती मीडिया से मिलने पे ताकि उन्हें पता हो, अगर इमरान खान के ट्रायल्स जो हैं वो वाकई ओपन होते, जो कि एक भी नहीं हुआ। ये आप वैसे आमिर मानेंगे
कि इस किस्म के पर्दे के पीछे के ट्रायल्स किसी के भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। ठीक है जी, लेकिन अगर आप कम से कम ये मुलाकातें जो है वो पॉलिटिकल उनके जो कॉलीग्स हैं वो खुले रखते हैं, तो शायद जो है ये क्राइसिस ये वाला मोड़ हुकूमत के लिए ना लेता कि उनको मजीद कवानीन तोड़ने पड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात तवातर के साथ होते हैं। खित्ते के अंदर हमारी दोनों साइड पे जंग की सूरत है, जंग की सूरत नहीं, जंग जारी है कि हिंदुस्तान के साथ तो अभी पॉज है और अफ़गानिस्तान से भी अभी ये बढ़ती जा रही है मामलात। खित्ते में टेंशन है और इंटरनेशनल पूरी दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है, एक रीअलाइनमेंट चल रही है। तो उसके होते हुए इंसान सोचता है कि मंतकी तौर पे या तो गवर्नमेंट मोहतात होगी, मगर अभी तक जो पिछले 3-4 साल का तरीक़ाकार है और अब ख़ास तौर पे कुछ पिछले चंद हफ्तों और महीनों में कोई चीज़ भी माने नहीं होती, हुकूमत को रोकती हुई नज़र नहीं आती। जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं, वो पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। कैसे देखते हैं आप? जी, ये जो है वो ये जिस टाइप की एक फैशिस्ट रजीम अभी पाकिस्तान में है, ये बीच में पीरियड्स आते हैं जहां पे हुकूमत को लगता है कि वो जो करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन ये कभी लास्ट नहीं करता। देखें, एक रास्ता था, बल्कि उसके लिए मैं सोच रहा था कि किसी वक्त ये लोग अगर समझते कि ना इनकी मकबूलियत है, ना इनकी कबूलियत है, ना इनकी लेजिटिमेसी है, तो इनको अवाम की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो कम से कम इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिहाज से वो सारी चीजें तो करते। ठीक है जी, जो अवाम में मकबूल नहीं होती, लेकिन वो इकोनॉमी को ठीक करते, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करते, पेंशन का निजाम ठीक करते, तनख्वाहों का निजाम ठीक करते, ठीक है जी, कोई फ्री मार्केट्स ओपन करते, क्योंकि वो जो पब्लिक नैरेटिव्स हमारे होते हैं सोशलिज्म की तरफ, और देखें कि वो ब्यूरोक्रेसी उठ पड़ती है कि हमारी तनख्वाहें कम है, जबकि हमें पता है कि एक बंदा काम कर रहा होता है, 10 लोग जो है वो पीछे तनख्वाह ले रहे होते हैं। इस सब को ठीक करने के लिए एक काम नहीं किया। वो आपने IMF की रिपोर्ट में देख लिया, वो आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में देख लिया, वो आपने चैंडलर गवर्नमेंट इंडेक्स में देख लिया, वो आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में देख लिया। IMF और इकोनॉमी आपसे डिस्कस करता हूँ, वो बिल्कुल आपकी मौजूदगी का हमेशा फ़ायदा उठाते हुए वो डिस्कस करता हूँ। और मैं उससे पहले ज़रा सियासत पे रहते हुए, मेरे सामने ये आपका एक ख़त पड़ा हुआ है जो कि आपने लिखा है, पख्तूनख्वा की असम्बली को भेजा है। ये जो इंतखाबी मामलात हैं, ये इलेक्शन कमीशन या अदालतों में होते हैं, ये आपने जो असम्बली को इंतखाबात की धांधली के मुबैना धांधली के हवाले से भेजना है, इसकी क्या मंतक है? हमें देखें, अगर हम जो है वो इंसाफ देने के मूड में हैं, जैसे अभी जनरल फैज का ट्रायल हुआ, जैसे ईमान मजारी को इंसाफ मिल रहा है, मेरे ख्याल में जो अभी ये सजेशन है जो मेरे साथ सारे MPAs ने लिखी है, ये खत हमने चीफ मिनिस्टर को भेजा और ये खत हमने असेंबली को भेजा, और हमने ये सजेशन दी है कि जो रिगिंग के इल्जामात हैं जिस हल्के में भी हो, ठीक है जी, जिस हल्के में भी हो, उनको कलेक्टिवली ये देखने के लिए कि इससे जो है ये साबित होता है कि कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिगिंग हुई थी या नहीं हुई थी, कोई पैटर्न्स थे या नहीं थे, उसके लिए एक असेंबली की कमेटी बना ले। स्पेशल कमेटी होती है, रूल 237 होता है, उसमें गवर्नमेंट अपोजिशन के दोनों डाल दें। तो ये तो अपोजिशन की सारी पार्टीज की जो है वो डिमांड थी कि खैबर पख्तूनख्वा में रिगिंग हुई है, तो हम वहां पे चाहते हैं कि आप कमीशन बनाएं। मैं डिमांड करता था और अपोजिशन की सारी पार्टीज जो है वो डिमांड करती थी, और ये तो वैसे ही जो है वो कमेटी है जो कि वफाकी हुकूमत ने भी PTI को एक वक्त ऑफर की, और वैसे ही कमेटी है जो 2013-14 में एक असेंबली की कमेटी नेशनल असेंबली में बनी थी। देखिए, जब हमने 2024 8 फरवरी के इलेक्शंस पे कोई एक्शन नहीं लिया, ये इतना ज्यादा सबूत इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पड़ा है,
तो ये देख लें वो हरिपुर के इलेक्शन में दोबारा रिपीट हो गया, या कम से कम चले मैं कहता हूं कि इल्जामात हैं। मैंने तो 590 फॉर्म देखे जिसमें शहनाज उमर अयूब की 25,000 वोट की लीड है। उसके 2 हफ्ते बाद इलेक्शन कमीशन के फॉर्म्स नजर आ जाते हैं कि नहीं जी वो 43,000 का लॉस है। ठीक है जी, अब 2 फॉर्म दोबारा एग्जिस्ट करते हैं। ये कब तक होगा? तो मुझे बता देना कि अगर किसी को ये एतराज है कि हर जगह जो है वो डुप्लीकेट एविडेंस है, उसको कभी नहीं देखना, तो अगर किसी को ये एतराज है तो फिर तो वो उस मिसाल पे आता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिक्का। क्योंकि हमने तो अभी इस खत में ये कहा है, ये कहा है कि कमेटी बना दी, जिसने जो हल्के पे एविडेंस देना हो कि मेरे ख्याल में गलत हुआ है, वो जाके उस कमेटी के सामने एविडेंस दे दे, ताकि कहीं तो ये जाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो ये याद नहीं आता ना। इस तरह जब हमने जो है वो एंटी करप्शन को लिखा था कि ये हो नहीं सकता कि एक अफसर के नाम 2 फॉर्म 45 जो है वो साइन हो, और अगर 2 किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन किए हैं तो मतलब कि वो फोर्जरी कर रहा है, मिसकॉन्डक्ट कर रहा है, उसे तो सब इससे बाहर होना चाहिए। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर टीचर्स बने हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो 650 दिन सोई हुई थी, उसने जल्दी से 6 घंटों के अंदर खत लिख दिया सूबाई हुकूमत को कि ये इन्वेस्टिगेशन रोक दें। तो क्या वो कुछ छुपा रहे हैं? तो जाकर साहब ये बताएं कि ये जो आप ये जितनी भी एफर्ट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, सिंस हम देख रहे हैं कि पीटीआई बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर महाज बहुत सारे खुले हुए हैं पीटीआई के सामने, उसमें ये जो एक धांधली का मामला है, ये आपको लगता है कि इस वक्त ये टेकअप करना जरूरी है और इससे एक्सपेक्टेशन है आपको कुछ निकलेगा इससे, ये जो स्टेप्स आप ले रहे हैं? नहीं, मुझे ये बता दें कि कोई भी लीगल स्टेप लेने पे किसी को इतराज होना चाहिए, लेकिन आपका तो पूरा का पूरा बयानिया ही मैंडेट का है ना। ये तो कोई एक अभी इन सीट्स की बात नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं ना, जब एतराज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर वो एक मज़गा खेज इसलिए लगता है कि वो जब पूरा अदालती निज़ाम, इंतज़ामी निज़ाम जो है वो एक पैरेलल अदालतें बन चुकी हों, सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ ना इंसाफ मिल रहा। और ये इस्लामाबाद में हाल ही में जो वाक़यात ऊपर तले हुए हैं कि 2 बच्चियों को रोन दिया गया, नाबालिग एक शख्स लड़के ने, बच्चे ने दैयत के ऊपर जो है ना रातों रात जो है बंद कमरों के अंदर जो है ना उसको सज़ा मिल गई। और जहाँ पर्चा दर्ज करना होता है लाहौर के अंदर या मुल्तान के अंदर गालबन 2 सेब चोरी करने और सैनिटाइज़र चोरी करने के ऊपर जज साहब ने पर्चा दर्ज करवा दिया। सो इन हालात में जब आप लीगल एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वो हंसी सी आ जाती है। ये तो आपने स्टेट पे बड़ी चार्जशीट डाल दी। कल आपको कोई पीका एक्ट या NCCIA से कोई जो है वो ना आए, मैं तो उन्हें रेकमेंड करूंगा कि नहीं। लेकिन देखिए मुझे ये बताएं, अब मेरे ख्याल में 680 दिन हो गए, मेरे पिटिशन में अभी तक मेंटेनेबिलिटी का मामला नहीं डिसाइड हुआ। ठीक है जी, पिछले 2-3 महीने जो था वो रिटायर्ड जज जो कि साल बाद लग गया था, पहले जज ने केस वापस दे दिया था, पहले वो बीमार थे। अभी पिछले हेयरिंग पे जो है वो अपोजिशन के वकील जो है वो बीमार थे। अब पता नहीं अगली बार कौन बीमार होगा। 15 दिसंबर को जो है वो अगली हेयरिंग है। तो फिर ये मजाक क्यों? राइट। उसके बाद हम अगर कोई हमारे उन लोगों से, EU से हम पैसे लेते हैं, अमेरिका से हम पैसे लेते हैं, बरतानिया से हम पैसे लेते हैं, एड लेते हैं, हम उन्हें कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो, एड दो, लोन्स दो हमें। अगर वो फिर जो है वो ये कहें कि आपने अपने निजाम का क्या बनाया हुआ है, तो फिर हम छलांगे मारने लगते हैं। मैं तो कुछ नहीं मांग रहा। देखिए, इट्स वेरी आयरॉनिक आमिर, जो मेरे सीट पे क्या कहते अपॉइंट हुआ है, 1600 वोट लिए थे, मेरे 25,000 वोट थे। अदालतों से ये प्रूव नहीं होता तो वो ये मुबैना ही मामला रहता है, ये हमारी मजबूरी। और आपने अभी मुझे अभी जो इख्तियार वली कहता है, जो देखिए बात सुने आमिर, एक सेंटर पीका से ट्राई सुनाना फिर मुझे। जो इख्तियार वली कहता है,
एक एक सेंटेंस जो इख्तियार वली कहता है वो अदालतों से प्रूव होता है। नहीं, वो मैं मासूम सवाल कर रहे हैं झगड़ा जो साहब। है साथ में ये बातें भी करते हैं हर 2 मिनट में, फिर आप मुझे 2 दफ़ा जो है पीका का भी डरा चुके हुए हैं कि पीका भी है, तो फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैं इसलिए आपको ज़रा डाइवर्ट करके ना इकोनॉमी और गवर्नेंस पे लेके जाना चाह रहा हूं कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि आजकल बिलावल भुट्टो साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनको डर पड़ा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ये जो आवाज़ें आ रही हैं कि सूबों के इख्तियार भी महदूद होने के हवाले से और नए सूबे बनाने के हवाले से। एक तो क्या ये होने जा रहा है, दूसरा इसकी जो लॉजिक है कि आप रिफॉर्म्स कर नहीं रहे हैं। असल मसला तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं, लोकल बॉडीज़ के पास आपने इख्तियारात नहीं दिए, वसाइल नहीं दिए, और इंतज़ामी और अदालती जो पहले इस्लाहात हैं वो हो नहीं रही, तो ये एक नया इशू लेके थोड़ी देर बाद ख्याल आ जाता है कि शायद मसले का हल ये है कि नई चीज़ पुराने को दुरुस्त करने की बजाय एक नई गाड़ी पेश कर दी जाइए। इसके पीछे कितनी की सियासी मंतक है? कोई नहीं है। आप मुझे ये बता दें, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं ये सोच रहा था कि वी हैव बीन डाउन दिस रूट बिफोर इन एग्जैक्टली द ऑपोजिट वे। हमने 1 यूनिट बनाया था ना, 1 यूनिट पाकिस्तान को बचाने के लिए बनाया था, ठीक है जी। जो उस वक्त प्रॉब्लम था कि बंगाल में लोग ज्यादा थे, क्या उसका फायदा हुआ? उस 1 यूनिट की वजह से इतनी डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हुई बंगाल में कि 1971 अल्टीमेटली हुआ। ये उसकी दूसरी फॉर्म है कि 4 सूबों के बजाय 12 सूबे बना दें या 33 सूबे बना दें। कभी रहाम खान इंस्टाग्राम पे वीडियोस कर रही हैं, कभी व्लॉग्स हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। देखिए, इन 4 सूबों की एक हिस्टोरिक आइडेंटिटी है। कम से कम जिस कॉलोनियल इंडिया कॉलोनियल बरे सगीर से पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है, इन 4 सूबों में या पार्लियामेंट्स ने जो है वो पाकिस्तान के लिए वोट किया था या खैबर पख्तूनख्वा में एक रेफरेंडम हुआ था। ये सूबे तोड़ने और बनाने एक ऐसे मुल्क में जो पाकिस्तान जैसा है, जिसकी इतनी जो है वो वॉलेटाइल पॉलिटिकल हिस्ट्री रही हो, ये बिल्कुल मुझे सेंस नहीं बनाता। ठीक है जी, जो आपके हालात बलोचिस्तान में हैं, जो आपके हालात जो हैं वो आप ये सिर्फ मुझे बता दें, इन अ वे एक टाइम होता है। ये नहीं कि कोई भी वक्त ऐसे नहीं है कि जहां पे आप जो है वो मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं ठीक कर सकते। लेकिन आप पंजाब को जो है वो 2-3 हिस्सों में बांट देंगे इस वक्त, हो सकता है कि गवर्नेंस बेहतर हो। मैं वैसे पंजाब के अंदर किसी को इशू नहीं है, और तमाम ही लोग स्वाय जो भी वक्त पे हुकूमत होती है उसके अलावा किसी को इतराज़ नहीं होता कि बजाय 2 के 3 टोटे कर दें। मगर प्रॉब्लम ये है वो अकेले हो नहीं सकते, बाकी सूबों को भी फिर करने पड़ते हैं। वहाँ जाके फिर जो है प्रॉब्लम आ जाती है। ख़ास तौर पे सिंध के अंदर ये बहुत इशू आ जाता है। दो सबसे बड़े इशू सूबों में, कराची और सिंध का, क्योंकि कराची टेरिटोरियली सिंध का हिस्सा रहा है, लेकिन कराची की जो पॉपुलेशन है वो एथनिकली सिंधी नहीं है। ये मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक एथनिक सिंधी होता तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता। इसका हाल ऐसे नहीं है हो सकता कि जो आप 26वीं और 27वीं तरमीम जिस तरीके से आपने पास की है, ठीक है जी, आप उस सरजमीन को तकसीम कर दें। सिमिलरली जो बलोचिस्तान का सूबा है, आपको पता है कि वहां पे बलोच आबादी और पश्तून आबादी तकरीबन इक्वल है। आप पश्तूनों से पूछ लें वो कहेंगे हम ज्यादा हैं, आप बलोच आबादी से पूछें वो कहें हम ज्यादा है। बलोचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, तो जियोग्राफिक टर्म्स में सबसे लॉजिकल है कि वहां एक से ज्यादा सूबा हो। लेकिन ये जो है वो इतनी ट्रिवियल बात नहीं है कि जहां पे 2 एथनिसिटीज हैं कि आप तकसीम कर लें। और तीसरी चीज आमिर, जब तक हमने गवर्नेंस मॉडल नहीं ठीक किया हो,
आपको पता है कि सारे सूबों में नए डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं ताकि नई पोस्टें बने, ताकि खर्चा और ज्यादा हो, ताकि नए दफ्तर बने, वहां पे नए क्लास 4 भर्ती हो। तो जितने आप सूबे ज्यादा बनाएंगे, इस जो है वो बिल्कुल कैंसर शुदा गवर्नेंस सिस्टम में जो आईएमएफ कह रहा है, तो आप तो अपने अखराजात इतने बढ़ा आपकी बात देंगे। बिल्कुल दुरुस्त है कि नए डिस्ट्रिक्ट्स और नई तहसीलें तो पिछले 20-30 साल में ये डबल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हुए हैं, मगर उससे उनकी गवर्नेंस बेहतर नहीं हुई, खर्चा गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है। मेरे पास सामने ये साकिब शिरानी साहब ने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल अभी लिखा है एनएफसी के ऊपर। उनका जनाब आपके जो बहस करते हैं कि जी वफाक का कसूर है या सूबों का कसूर है, और ये जो पाए की रीडिस्ट्रीब्यूशन की बहस होती है कि जी वो उनको 47% है तो 53 है, इसको आगे पीछे कर लिया जाए, उनका ये गलत बहस है। एग्जैक्टली ये जो हम नए सूबों की आर्गूमेंट है वही आर्गूमेंट उन्होंने अप्लाई किया। उनका मसला ये है कि हमारा गवर्नेंस का निज़ाम में ख़राबी है, पाए के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के अंदर ख़राबी नहीं है कि आप ना तो वसाइल बढ़ा रहे हैं अपने, न सूबे न वफाक, टैक्सेस नहीं आप एक्सपेंड कर रहे नए सेक्टर्स में, दूसरा ना आप अपने खर्चे कम कर रहे हैं, और चौथा आपकी कोविड ने नुकसान पहुंचाया और डिवैल्यूएशन। उन्होंने 20-30 साल का कहा है कि डिवैल्यूएशन ने हमें गवर्नेंस के मसाइल को आप इस गलत तरफ लेके जा रहे हैं कि जी सूबों का फार्मूले के अंदर खराबी है। क्या कहेंगे आप? 100% एग्री। साकिब शिरानी साहब ने जबरदस्त आर्टिकल लिखा है एंड इट शुड बी कंपल्सरी रीडिंग। डीएमजी के सारे कोर्सेज में भी, एनडीयू में भी, पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में भी, ठीक है जी। क्योंकि देखें, अगर हमने पाकिस्तान के गवर्नेंस का निजाम ठीक करना है ना, तो एनएफसी करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वो फोरम्स हैं जो आपका जो सूबों के दरमियान जो फोरम है, क्या कहते हैं उसको, जहां पे ये फैसले होते हैं, सीसीआई है आपका, जो है वो बजट से पहले जो होते हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है आपके। पिछले 4-5 साल में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने 2 इदारे जो है वो बनाए हैं। एक नेशनल टैक्स काउंसिल जिसमें वफाकी और सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, और एक नेशनल फिस्कल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें भी ये सारे लोग हैं। तो आपको तो वहां पे ये डिस्कस करना चाहिए था, तनख्वाहों का निज़ाम, पेंशन्स का निज़ाम, अखराजात क्यों ज्यादा हो रहे हैं, कैसे कम करें। ये जो आपकी डिबेट है कि जो अखराजात वफाक से सूबों के पास जाने चाहिए, कि हम जो है वो प्रोक्योरमेंट का निज़ाम कैसे बेहतर करें ताकि वहां पे सेविंग्स हो, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस हो सकती। 4 साल हो गए इस हुकूमत को, हम सब की कुव्वत खरीद आधी हो गई है। हम में से कोई भी, वो मिडिल क्लास में हो, अपर मिडिल क्लास में हो, गरीबों को तो छोड़े, क्योंकि उनकी तो ना कोई इस पाकिस्तान में पूछता है, ना उनकी आवाज कहीं पहुंचती है। किसी की भी वो कुव्वत खरीद नहीं रही जो 4 साल पहले रही हो। क्या किया है 4 साल में इन्होंने, देखिए। और आप बार बार वही लोग ले आते हैं। औरंगजेब साहब बड़े कैपेबल बैंकर हैं, लेकिन वो तो डच नेशनल थे। शौकत अजीज वाला फॉर्मूला हमने देख लिया, मोइन कुरैशी वाला फॉर्मूला हमने देख लिया। आगे अपना टर्म ले लेंगे, वापस बाहर चले जाएंगे, ठीक है जी। वो आपको सॉल्व करके देंगे पाकिस्तान के इश्यूज, राइट। और लोग भी हैं, मैं बाहर से जब आया, छोटे छोटे मसले, एक पीआईए की कई सालों से ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, छोटे छोटे यूनिट के मसले नहीं हल हो रहे। ये गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर अभी फिर शायद तुर्कमेनिस्तान गए हुए हैं, वो सैर पे रहते हैं, तो ये छोटे मसले हल नहीं कर पा रहे। बड़े मसले, सूबे नए बनाना, निज़ाम बदलना, एनएफसी को वो करना, अगर लोगों को लगे कि उनके लिए खुशहाली है तो बिल्कुल नए सूबे भी बनते हैं, नए शहर भी बनते हैं, सारा कुछ होता है। बुरे माहौल के अंदर जो है वो ये कुछ भी चीज़ लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होती। लास्ट वर्ड्स। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। देखिए, मेरे ख्याल में जो हुकूमत कर रही है ना, ये आप बड़े इश्यूज क्यों टैकल करते हैं जब आप छोटे इश्यूज नहीं टैकल कर सकते? डेस्परेशन की वजह से। मकबूलियत नहीं है, कबूलियत नहीं है, और कोई प्लान नहीं है। तो
फिर जब आपको कोई रास्ता नहीं नजर आता, आप वो पंगे लेते हैं, वो इश्यूज उठाते हैं जो आपके ख्याल में किसी तरीके से रास्ता निकाल देंगे। ना कभी तारीख में जो है वो ये कामयाब हुआ है ऐसे स्ट्रैटेजी, ना जो है वो इनके लिए होगी। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग के सारे तजर्बे 60s में जो है बीटी सिस्टम आया, 80s में बल्दियाती और नॉन पार्टी इलेक्शन करवा के सब ये तजर्बे करवा चुके हुए हैं। तो कंसेंसस बिल्डिंग और अच्छा माहौल होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान हमारे लिए वक्त निकालने का। तैमूर सलीम झगड़ा हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त चाहेंगे, देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।